तो मुझे रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि आप बीजेपी में आइए, हम आपको टिकट देंगे। मैं नहीं गया छोड़ के पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, किसान नाराज हैं इनसे, कर्मचारी नाराज हैं इनसे, केस नहीं दिए लोगों को, बुजुर्ग आदमी परेशान है। 89 साल का बुजुर्ग जो है वो बैंक में पेंशन लेने जा रहा है। अगर खजाना खाली होता तो 15% फालतू कैसे ये बजट में इन्होंने दिखाया। नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात कैप्टन अजय यादव के दर्द दिल की करेंगे। जी हां, हरियाणा न्यूज पर, हरियाणा न्यूज की खास पेशकश में कैप्टन अजय यादव ने तमाम बातों का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और ये कहा, ये बड़ा खुलासा किया कि बीजेपी से उन्हें ऑफर मिला था। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि आप बीजेपी में आइए, हम आपको टिकट देंगे। मैं नहीं गया छोड़ के पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, किसान नाराज हैं इनसे, कर्मचारी नाराज हैं इनसे, केस नहीं दिए लोगों को, बुजुर्ग आदमी परेशान है। 89 साल का बुजुर्ग जो है वो बैंक में पेंशन लेने जा रहा है। अगर खजाना खाली होता तो 15% फालतू कैसे ये बजट में इन्होंने दिखाया। तो सुना आपने कैप्टन अजय यादव जिन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं उसके कुछ अंश हमने आपको स्टिंग में दिखाए, लेकिन क्या कुछ विस्तार से कहा है कैप्टन अजय यादव ने, बीजेपी पर किस तरह से निशाना साधा और आखिर क्यों कहा कि बीजेपी से उन्हें ऑफर दिया था और आखिर वो क्यों नहीं गए, इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, हम आपको सुनाते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से मेरे को जो है उन्होंने ले लिया मेरा, ये कहा कि मैंने मोदी की बड़ाई कर दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मुझे जाना होता तो मुझे रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि आप बीजेपी में आइए, हम आपको टिकट देंगे। मैं नहीं गया छोड़ के पार्टी, क्योंकि मैं बेसिकली कांग्रेसमैन हूँ और जिस पार्टी ने हमें विधायक बनाया हो, मंत्री बनाया हो और नंबर 2 तक की जो हैसियत मैंने रखी मंत्रिमंडल में, और बुरे वक्त में आप छोड़ के चले जाएं तो ये अच्छी बात नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं, हम लड़ेंगे। हार जीत चलती रहती है राजनीति में, इसके बाद की। और आज के दिन में तो मैं ये समझता हूँ कि लोग बाग भाजपा से बहुत नाराज है। लेकिन क्या आपको दुख है कि आपको रामविलास शर्मा ने कहा कि बीजेपी में आ जाइए? आज बीजेपी सत्ता में है, आप होते तो शायद कहीं मंत्री भी होते, अच्छे ओहदे पर होते। ऐसा था, आज कांग्रेस में है, पार्टी हार चुकी है। अगर मैंने मंत्री ही बनने का मुझे होता तो मैं चला जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे मालूम था कि इस बार पक्ष में नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि भी हो सकता है कि मैं स्क्रैप थ्रू कर जाऊं, निकल जाऊं, क्योंकि मैंने कभी हार देखी नहीं थी। और हारने के बाद मैं समझता हूँ जिनके ज्यादा काम किए वो छोड़ के पहले चले गए। बाहर कर्मचारी नाराज हैं इनसे, केस नहीं दिए लोगों को, बुजुर्ग आदमी परेशान है। 89 साल का बुजुर्ग जो है वो बैंक में पेंशन लेने जा रहा है। यूरिया नहीं मिला लोगों को और महंगाई चरम सीमा के ऊपर है। आज लोग अपने आप को ठगा समझ रहे हैं। ये कहा था कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आप देख लीजिए कैसे अच्छे दिन आ गए। 24 घंटे बिजली की बात करते थे, आज गांव में 11 बजे लाइट कट जाती है और सुबह 4 बजे लाइट आती है। रात को मच्छर खाते हैं लोग, कहते जी हम सो नहीं पाते, और हर सदस्य एक मच्छरदानी लगा के सोता है गांव के अंदर। हमारे समय में सारी रात लाइट आती थी। जो HPSC के अंदर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको बागडोर सौंप दी। तो इनमें हमारे में क्या फर्क है? ये कह रहे हैं कि कोई चिट पर्ची नहीं लेंगे, तो इनको एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस होता, विपक्ष के नेता होता और मुख्यमंत्री होता, तीनों की कमेटी बनाकर, और वो चुनते HPSC के मेंबर। अगर वाकई में अगर ये चाहते थे कि भाई भतीजावाद ना हो, तो इनने कौन सा जो है पहाड़ तोड़ दिए कि भी इन्होंने वही काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं लिया इन्होंने। मेरा एक मानना है कि कांग्रेस को OBC फेस नॉर्थ के अंदर और दलित फेस नॉर्थ में प्रोजेक्ट करना चाहिए, जिससे कि OBC भी समझे कि ये हमारी है, ये हमारी अपनी पार्टी है, किसान समझे हमारी पार्टी। जिस प्रकार अभी ये सिर्फ जाट पार्टी का ठप्पा लग चुका है, आपको लगता है? देखिए, जाट पार्टी का, कांग्रेस तो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है और मैं समझता हूं कि जो हमारा पिछला 5 साल का जो हमारा जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से हमने हार का सामना करना पड़ा। पर इनका ये कहते ना कि खजाना बिल्कुल खाली सरकार छोड़ के गई है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम, लेकिन हम राहत दे रहे हैं, टैक्स नहीं कोई नया लगा रहे। अगर खजाना खाली होता तो
15% फालतू कैसे ये बजट में इन्होंने दिखाया। और ये कह रहे हैं कि हमने टैक्स नहीं लगाया, सर्विस टैक्स नहीं लग गया क्या? क्या वैट नहीं लगाया डीजल पे 5% ढाई वो पहले लगा चुके थे। सर्विस टैक्स होने से करीब 18 ऐसी वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, चाहे आपका रेस्टोरेंट में आप खाना, गरीब आदमी खाना खाने जाएगा वो महंगा होगा, तो टैक्स तो पहले लगा चुके थे। ये उस बात को क्यों भूल रहे हैं? और बजट में कोई नयापन को था ही नहीं, दिशाहीन बजट था। कोई इनके पास कोई भी ठोस बात नहीं है। अभी जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इन्होंने कहा कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम कार्य करेंगे। बताइए आप कौन कौन से शहर में काम करेंगे? उसका इन्होंने आज तक खुलासा नहीं किया बजट के अंदर। किस मद के अंदर हम कितने हम पैसे देंगे? ये नहीं कि केवल वेग बातें की हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर, जैसे मोदी ने वायदे किए थे ना कि हम जो है अच्छे दिन ला देंगे और 24 घंटे बिजली होगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और न जाने हम क्या कर देंगे, मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा देंगे। तो मेड इन इंडिया के बारे में कैप्टन अजय यादव को तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर बेबाकी से अपनी बात उन्होंने रखी है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी फोन लाइन पर हैं, नरेश यादव पूर्व विधायक कांग्रेस के हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सबसे पहले राजीव जेटली जी आपके पास आऊंगा। आपने सुना कैप्टन अजय यादव को, उन्होंने कहा कि ये पूरा दिशाहीन बजट था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि मुझे रामविलास शर्मा ने ऑफर किया था बीजेपी में आने का। जेटली जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से भी बत्रा साहब फोन लाइन पे हैं। बत्रा साहब, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी बोलिए। बत्रा जी, ये कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत हुई है आज हरियाणा न्यूज की। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ये मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के अंदर नंबर 2 पोजीशन पे हूं, लिहाजा पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ना ये सही नहीं है। और उन्होंने ये आरोप लगाया, आरोप क्या कहें कि मन की बात, दिल की बात उन्होंने जुबान तक वो ले आए। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, रामविलास शर्मा ने मुझे ऑफर किया था। नहीं, चलो रामविलास शर्मा ने ऑफर किया होगा, वो नहीं गए तो ठीक बात है, इसमें क्या कहने की। ये बीजेपी वाले सबको ऑफर दे रहे थे, इनको कौन सी नहीं ऑफर देने वाली बात ये कुछ है। अब कैप्टन साहब किधर से कहते हैं कि भी मुझे कांग्रेस से सब कुछ मिला, तो फिर ऐसे ऐसे कहने की क्या आवश्यकता है कि बीजेपी ने मेरे को कहा था ये कुछ है। अगर उनको ठीक लगता तो फिर उनका अपने को उनको लगता है कि कांग्रेस में ही सब कुछ है, अगर नहीं है कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाने, बड़े लोग चले गए, वो भी चले जाते। जी बत्रा साहब, आप ये कह रहे हैं, इससे पहले अवतार सिंह भड़ाना, जो कि आप ही के पार्टी से सांसद भी रहे फरीदाबाद से, उन्होंने भी उस वक्त, उस दौर में ये कहा था कि बीजेपी से मुझे भी ऑफर आ रहे हैं। यानी क्या आप कहना चाहते हैं कि ऑफर देकर बीजेपी, लालच देकर दूसरे नेताओं को अपनी पार्टी में लाती है? नहीं, ये तो है इसी पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से पहले बहुत सारे नेता टिकट के लालच में वहां पर गए उसमें, और उन्होंने टिकट की बात की होगी। हो सकता है कि कैप्टन साहब को भी कोई ऐसा हुआ, पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पर जहाँ तक भड़ाना जी की बात है, भड़ाना जी तो पल में कुछ कहते हैं, पल में कुछ कहते हैं, तो ऐसे हालांकि 2-3 बार सांसद भी रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं है। पर इस तरह के इतना एक्सपीरियंस होने के बाद इस तरह के बयान बदल के नहीं देने चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टैंड एक व्यक्ति का होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ निशान सिंह भी जुड़ गए। बत्रा साहब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इनेलो से निशान सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू ने। कैप्टन अजय यादव ने कुछ दिलचस्प बातें यहाँ उजागर की। उन्होंने कहा कि उन्हें बीजेपी से ऑफर मिल रहा था, खुद रामविलास शर्मा उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन पार्टी के प्रति, यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी अपनी एक निष्ठा है, लिहाजा वो बुरे वक्त में भी पार्टी के साथ हैं। ये एक अपना एक अलग मसला है। लेकिन दूसरा मसला ये है कि वो जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, वादा खिलाफी का वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो बजट था वो दिशाहीन बजट है, उससे कई सारी उम्मीदें थी कि वो पूरी नहीं कर पाई बीजेपी। किस तरह से आप उनके इस बयानों को ले रहे हैं? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हमारे कहने की को बात नजर नहीं आई जी, कि हम विपक्ष में बैठे हैं और हम भी कहते हैं कि बजट प्रॉपर नहीं है जो होना चाहिए था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफर करती थी, तो वो भी उनका और भारतीय जनता पार्टी के बीच का मामला है। मेरा क्या कहने वाली बात है इसमें? नहीं, आप बताइए। अवतार सिंह भड़ाना चूंकि आपकी पार्टी में आए, कांग्रेस छोड़कर, उसके बाद आप बीजेपी में चले गए। अवतार सिंह भड़ाना जब कांग्रेस से छोड़कर आपकी पार्टी में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी से भी मुझे ऑफर मिल रहा था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एकाएक बीजेपी, कांग्रेस में एक बड़ी खेप जो है बड़े नेताओं की, वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जा रही, और क्या ऑफर की राजनीति बीजेपी कर रही है? आपको क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं।
मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं कह देता हूँ बात की, जब कभी पार्टी के अंदर विद इन पार्टी कहीं को दिक्कत महसूस करता है कोई व्यक्ति जी, और या ये मान लीजिए कि कहीं दूसरी पार्टी ताकत में आने वाली है, जा चुकी है, तो उधर को लोग ललायत होते हैं, पॉलिटिकल लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। शायद अजय सिंह जी भी हुए हों, बढ़ाना साहब भी हुए, बढ़ाना साहब ने देखा कि नहलों की गवर्नमेंट बनती नजर आ रही है हरियाणा में, हमारे साथ आ गए और सभी जो है ना, जो पब्लिक मीटिंग्स थी जो चुनाव के दौरान, वो चौटाला जी के साथ, आबे सिंह के साथ घूमते भी रहे जी, और सरकार बनते ही दिल्ली में भाजपा को जरूरत थी और उनको भी लगा गवर्नमेंट नहलों की नहीं बनी तो छलांग लगा के उधर चले गए। ये सारी लालच की बातें होती हैं, मैं तो खुला कहता हूँ, कोई इसको बुरा माने या कुछ भी है। हाँ, तो जहां तक उसके बाद जाने के बाद फिर क्या जो अगली बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाए, उनको और ताकत दे, कहीं को सत्ता में हिस्सेदारी दे, वो नहीं मिली तो फिर उसको बुरा कहना शुरू कर दिया। तो ये चीजें सारी राजनीतिक लालच की बात है और वो तो कोई, मैं नहीं समझता कि कोई कहानी है, सत्ता के पीछे भागने वाली बात है। बत्रा साहब, आपने निशान सिंह की बातों को सुना, क्या वाकई में महत्वाकांक्षा इस समय हावी हो गई है? इस वक्त की राजनीति में महत्वाकांक्षा इतनी हावी हो गई है कि जो विचारधारा की बात करते हैं और जो पूरा जो घटनाक्रम है और जिस तरह से बेबाकी से बात निशान सिंह भी रख रहे हैं, बेबाकी से बात हमारे मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कैप्टन अजय यादव ने भी रखी, इसमें तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि अजय यादव ही जो है वो पार्टी के प्रति निष्ठा रख रखे हैं और जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो निष्ठावान नहीं थे, उनमें महत्वाकांक्षा हावी थी। चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का चंडीगढ़ से, जहां कप्तान सिंह सोलंकी से मिले हैं आईएएस अधिकारी अशोक खेमका। राजभवन में ये मुलाकात हुई है, तबादले से खासे नाराज हैं अशोक खेमका। 46वीं बार ये तबादला हुआ है। 2 दिन पहले आईएएस अशोक खेमका का तबादला किया गया था, परिवहन विभाग से पुरातत्व विभाग में ट्रांसफर किया था। खेमका ने मीडिया से दूरी बनाई है। कप्तान सिंह सोलंकी से मिले हैं आईएएस अशोक खेमका। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता की तरफ। बताएं सर। राकेश, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन आईएएस अशोक खेमका का तबादला जिसको लेकर सियासी बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं, इस बीच अशोक खेमका ने भी नाराजगी जाहिर की थी। अब कप्तान सिंह सोलंकी से मिले हैं आईएएस अशोक खेमका। राजभवन में ये मुलाकात हुई तो तकरीबन 15 मिनट ये मुलाकात चली है राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के साथ आईएएस अशोक खेमका की। अपने तबादले को लेकर खासे नाराज हैं। 24 साल के करियर में 46वीं बार ये तबादला हुआ है। परिवहन विभाग से हटाकर पुरातत्व विभाग में ट्रांसफर किया गया और इसको लेकर इस बीच बयानबाजियां भी खूब हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कई लोगों ने इस पर अपने बयान दिए और मीडिया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मीडिया से दूरी बनाई अशोक खेमका ने। जैसा कि इससे पहले ओम प्रकाश धनखड़, जो कि कृषि मंत्री, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मीडिया में ज्यादा जाते हैं अशोक खेमका, लिहाजा उसका शायद यहां पर असर हुआ है। अशोक खेमका ने मीडिया से दूरियां बना ली हैं। हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश, मुलाकात में क्या कुछ हुआ? 15 मिनट की मुलाकात चली। देखिए भुवन, जो 15 मिनट की मुलाकात हुई है, आधिकारिक रूप से इसका कोई भी जी जानकारी ना खेमका की तरफ से ना ही राजभवन की ओर से दी गई है। लेकिन इस जो मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि तबादलों को लेकर जिस तरह से विवाद मचा है, भले ही मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। कैबिनेट के मंत्री जो हैं अनिल विज ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे खेमका के साथ हैं और मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे इस संदर्भ में। और विपक्षी दल हैं वे कहीं ना कहीं खेमका के साथ खड़े जो हैं नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि सरकार पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि जिस तरह से 4 महीने के कार्यकाल में सरकार ने बदल दिया है इस अधिकारी को। और हालांकि ये पैसा पहली दफा नहीं है कि जब खेमका को तब्दील किया गया हो, क्योंकि उनकी कार्यशैली ऐसी है, किसी भी सरकार में टॉलरेंस नहीं होती है उनके लिए, और जब जो भी विपक्ष में होता है वो उस बात का विरोध करता है।
अब कांग्रेस इस बात पर सरकार को घेर रही है कि तबादला आखिर क्यों किया गया खेमका का। जब भाजपा विपक्ष में होती थी तो खेमका के तबादले पर वही आपत्ति जताती थी। अनिल विज ने खुद ट्वीट करके बताया है कि किस तरह से 2012 में जब खेमका का तबादला किया गया तो वे राजभवन पर अकेले ही बैठे थे धरने पर, और अखबारों में जो है उसकी फोटोएं भी छपी थी, वो फोटो इसलिए उन्होंने ट्वीट की हैं। तो इस तरह से जो खेमका है अपने आप में चर्चित हस्ती बने हैं। और जो रामविलास शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनसे किसी तरह की अनबन खेमका की नहीं थी। यदि ऐसा होता तो आर्काइव विभाग जो उनके पास है वे क्यों देते? ईमानदार अफसर हैं, ये बयानबाजी, ये बातें अब भी सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम मंत्री कर रहे हैं, चाहे रामविलास शर्मा हो, सीएम खट्टर हो, अनिल विज हो, ये सब बातें यही हो रही है कि वो एक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन उनका तबादला किया गया, ये सच्चाई है जिससे वो नाराज है। ट्वीट भी उन्होंने किया है। क्या राज्यपाल के पास जाना अशोक खेमका का, क्या आपको लगता है कोई बीच का रास्ता, कोई संवैधानिक रास्ता ऐसा निकलेगा कि तबादला रुक जाए या फिर नाराजगी खत्म हो जाए? देखिए भुवन, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो खेमका की ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं जताता है। हाँ। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है कि वे ईमानदार अफसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ही पिछली किसी सरकार ने उन्हें कभी बेईमान ठहराया है। सवाल है उनकी कार्यशैली को लेकर, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि तबादला जहां पर सरकार को सुटेबल लगता है उनको पोस्टिंग दी गई है, उसमें वो महकमा भी किसी अधिकारी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ट्रांसपोर्ट था। ट्रांसपोर्ट में हालांकि शुरू में विवाद जो है ओवरलोडिंग को लेकर हुआ था। उन्होंने जिस तरह से अभियान चलाया था ओवरलोडिंग रोकने के लिए, उसको लेकर सरकार जो है विवादों में आई थी, चक्का जाम हुआ था, अव्यवस्था फैली थी। खेमका की कार्यशैली ऐसी है कि सुधार करने के लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाने की बजाय वे प्रहार करते हैं सिस्टम पर, जिससे अव्यवस्था फैल जाती है। मैं आप एक उदाहरण दूंगा, हुड्डा सरकार के कार्यकाल के समय ये बुढ़ापा पेंशन है, तब भी बैंकों के जरिए वितरित करने की बात हुई थी, लेकिन अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं होगी। भुवन, आपको याद होगा कि पेंशन मिलने में डिले होने के चलते, देरी होने के चलते जो है राज्य में कोई भी कस्बा या तहसील या उप तहसील या जिला ऐसा नहीं बचा था जहां प्रदर्शन ना हुआ हो। हाँ, फिर हुड्डा सरकार ने फैसला लिया था कि पंचायतों के जरिए ही पेंशनों का वितरण होगा, और बैंकों का जो वितरण करने का फैसला लिया था वो वापस लिया था। अब चूंकि नई सरकार में खेमका जब आए हैं तो ये ट्रांसपोर्ट वाली जब बात आई थी, सरकार के बनते ही प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने जो है चक्का जाम कर दिया था, अव्यवस्था फैली थी। कहीं ना कहीं उससे नाराजगी, राकेश आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे नाराजगी है, और जो है जी उसको जोड़ करके देखा जाए तो हो सकता है कि उससे एक नाराजगी रही होगी। हालांकि सामने आकर बिल्कुल इनकार कर रही सरकार और ये कह रही है कि ईमानदार अफसर हैं, और सीएम खट्टर खुद ये कह रहे हैं कि एक रूटीन ट्रांसफर के तहत ये। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे फैसले उन्होंने लिए ट्रांसपोर्ट विभाग में आकर जिससे हो सकता है कि उससे दिक्कतें सरकार को पैदा हो रही थी, लिहाजा इस तरह का कदम उठा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से जाकर मिले हैं आईएएस अशोक खेमका। 15 मिनट तक राजभवन में मुलाकात हुई है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो मुझे रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि आप बीजेपी में आइए, हम आपको टिकट देंगे। मैं नहीं गया छोड़ के पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, किसान नाराज है इनसे, कर्मचारी नाराज है इनसे, केस नहीं दिए लोगों को, बुजुर्ग आदमी परेशान है, 89 साल का बुजुर्ग जो है वो बैंक में पेंशन लेने जा रहा है। अगर खजाना अगर खाली होता तो 15% फालतू कैसे ये बजट में इन्होंने दिखाया। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. पवन चले जब सनन सनन,
पानी बहे जब आंगन आंगन हिले हिले जब मगन मगन गोपराई गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। तो मुझे रामविलास शर्मा जी ने कहा था हाँ। कि आप बीजेपी में आइए, हम आपको टिकट देंगे। मैं नहीं गया छोड़ के पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, किसान नाराज हैं इनसे, हाँ। कर्मचारी नाराज हैं इनसे, हाँ। केस खेल्स नहीं दिए लोगों को, हाँ। बुजुर्ग आदमी परेशान है। 89 साल का बुजुर्ग जो है वो बैंक में पेंशन लेने जा रहा है। अगर खजाना अगर खाली होता तो 15% फालतू कैसे ये बजट में इन्होंने दिखाया। और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कैप्टन अजय यादव की हो रही है। कैप्टन अजय यादव की बेबाकी से रखी अपनी राय, अपने बयानों की हो रही है। उस पर किस तरह से अब प्रतिक्रिया आएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कई मुद्दों को लेकर उन्होंने यहाँ पर बहस एक नई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से उन्हें ऑफर आया था, रामविलास शर्मा ने खुद उन्हें ऑफर दिया था बीजेपी ज्वाइन करने का, यानी कि ऑफर की राजनीति करती है बीजेपी, ऑफर देकर दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कराती है पार्टी में, ऐसा आरोप लगाया कैप्टन अजय यादव ने। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कहां कहां कमजोरियां हैं, वहां पर कांग्रेस को अपने परिवर्तन या फिर बदलाव फुलाना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, लिहाजा आगे तभी बढ़ा जा सकता है। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा कि वादा खिलाफी बीजेपी ने की है, चाहे वो किसानों के साथ हो या फिर आम जनता के साथ। कई मुद्दों को लेकर जिन्होंने उन्होंने कहा कि कई मुद्दों को लेकर जिस पर कांग्रेस ने चुनावी लेकिन उनको पूरा सत्ता में आने के बाद अब तक नहीं कर पाई, ये आरोप सीधा सीधा लगाया है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य साहब फोन लाइन पर। अनिल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू बोल। अनिल जी, ये कैप्टन अजय यादव से खास मुलाकात की हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू ने। इस बातचीत में कई बातें या ये कहें कि दर्द दिल बयां किया कैप्टन अजय यादव ने। पहला इंपॉर्टेंट मसला ये है, उन्होंने कहा कि बीजेपी से ऑफर उन्हें मिला था, रामविलास शर्मा ने खुद बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि ऑफर की राजनीति करती है। आपको याद होगा अवतार सिंह भड़ाना ने भी कमोवेश अपने उस वक्त में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो यही बात उन्होंने अपनी बातों में बयानों में कही थी। देखिए, अवतार सिंह भड़ाना की जहाँ तक बात है जी, उन्होंने तो बीजेपी में शामिल होने की कोशिश भी की थी। हाँ। तो बात भी एक लेवल तक पहुंची थी, लेकिन किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए। कैप्टन अजय को बीजेपी ने प्रयास किया, ऑफर दी होगी। वो जो दौर था, आपने ध्यान दिया हो, तो लोकसभा के चुनाव से विधानसभा के चुनाव से वो दौर वो था कि जब बीजेपी की ये कोशिश थी कि कांग्रेस के वो तमाम लोग जो मुद्दा से नाराज हैं किन्हीं वजहों से, चाहे व्यक्तिगत कारणों से, चाहे सियासी वजहों से, चाहे किसी और वजह से, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाए ताकि कांग्रेस कमजोर हो। कांग्रेस कमजोर होगी तो बीजेपी मजबूत होगी। और कैप्टन अजय यादव के बारे में ये सर्वविदित था कि हुड्डा और अजय के बीच में जो रिलेशन है वो कभी 36 के हैं, कभी 63 के हैं, कभी नरम है, कभी गर्म है। उस दौर में बीजेपी ने ऑफर दिया होगा और कैप्टन अजय यादव को अप्रोच किया होगा बीजेपी में शामिल होने के लिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो बहुत बड़ा खुलासा हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एक राजनीति इस दोराहे पर खड़ी हुई। अनिल जी, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की अगर हम जिक्र कर लें तो कैप्टन अजय यादव जैसे सरीखे नेता जो आज भी कांग्रेस से अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने हमें इतना सब कुछ दिया है, लिहाजा बुरे वक्त में हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे किस्म के नेता हैं। मैं किसी को सही और गलत ठहराने का यहाँ मकसद नहीं है। राविंद्रजीत उसमें शामिल है, धर्मवीर सिंह उसमें शामिल है, अवतार सिंह भड़ाना उसमें शामिल है। कई ऐसे नेताओं की फेहरिस्त है जो पार्टी हाथ का साथ छोड़ चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हाथ का साथ थामे हुए हैं। आपको लगता है एक नई राजनीति है या फिर परंपरागत राजनीति की तरह इसको देखा जाए? देखिए, कांग्रेस हो चाहे बाकी दूसरे दल हो, उन दलों में 2 धड़े 3 धड़े हमेशा बने रहते हैं। कांग्रेस की जो धड़ेबाजी है वो खुल के सामने आती रही है। और ये अब से नहीं है। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा के 1992 में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, शमशेर सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर राम प्रकाश और ये तमाम लोग, कोई 5 लोगों का गुट था जो खुलेआम वीरेंद्र सिंह पे जब कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे खुलेआम भजनलाल के खिलाफ रैलियां करते थे। तो ये कांग्रेस की गुटबाजी का बहुत पुराना दौर है। कैप्टन अजय और हुड्डा के बीच में भी तनातनी बहुत लंबे अरसे से चल रही है। राविंद्र जी तक को मालूम है कि जिस मुद्दे को लेके गए थे उनको लगा कि कांग्रेस में रह के वो कभी भी सीएम नहीं बन सकते हैं, तो क्षेत्रीय भेदभाव के मुद्दे को लेकर बीजेपी में आए और बीजेपी में उनकी मंशा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल आर्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि आप बीजेपी में आइए, हम आपको टिकट देंगे। मैं नहीं गया छोड़ के पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, किसान नाराज हैं इनसे, कर्मचारी नाराज हैं इनसे, केस खेल्स नहीं दिए लोगों को,
बुजुर्ग आदमी परेशान है, 89 साल का बुजुर्ग जो है वो बैंक में पेंशन लेने जा रहा है। अगर खजाना अगर खाली होता तो 15% फालतू कैसे ये बजट में इन्होंने दिखाया।